नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस वीडियो में हमने 35 यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आया है जो कि आप सभी को किसी भी एग्जाम्स में अगर पूछे जाएँ तो आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद पहुँचा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। और उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी लोग प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के ऊपर वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बना करके रखे हुए हैं प्राचीन भारत के नाम से। आप सभी लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और उसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमने इस ऑब्जेक्टिव को उसी पर्पज से बनाया है और आप सभी लोगों का जो है वो मदद हो सके मेरी क्लास के वीडियो से भी और इसके माध्यम से भी। ठीक है, और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव वो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं और 35 हैं। सो उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों मित्रों में दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर आप सभी लोग पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अपने 35 क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो देखिए हम लोगों का जो है वह फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं किया है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से डिस्कस करा रखा है अपने प्रागैतिहासिक काल के वीडियो में कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है और कब जो मिली एविडेंस जिसके पास नहीं है उस समय का उसे क्या कहते हैं, और अगर है किसी समय का एविडेंस, तथ्य वगैरह, साक्ष्य, ठीक है, लिखित रूप में वर्णन, तो उस काल को क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं किया है उसे क्या कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास किसे कहते हैं, तो देखिए इतिहास मनुष्य के विकास को, मतलब बीते समय में जितने भी मनुष्य विकास किए रहते हैं, कर्म किए रहते हैं वगैरह वगैरह, जो भी लिखित रूप में, साक्ष्य रूप में मौजूद एविडेंस होते हैं उसे हम लोग इतिहास मान लेते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है कि पूरी तरह से कोई साक्ष्य मौजूद नहीं होना। ठीक है, और उस समय आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़े कि जो भी वगैरह वगैरह मिले, मतलब कि लिखित तथ्य कुछ मिले जिससे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यहीं पे हमने आपको क्लियर कर दिया। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हम लोगों का अगला प्रश्न है, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित रूप में जो है लिखित रूप में विवरण जो है, तथ्य जो है मौजूद है, उसे इतिहास कहा जाता है। हम लोग अगले प्रश्न को अपने देखते हैं। देखिए यहां से अगला प्रश्न हम लोगों का कि उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सके। हमने आप सभी को पहले ही बताया कि जिस काल में जो कुछ भी लिखी गई चीज़ें हैं और उस चीज़ को अगर हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो उस काल को क्या कहा जाता है। तो देखिए उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। जैसे कहने का मतलब है कि अपने भोजन के लिए मानव जो था उस समय प्रागैतिहासिक काल में, उसी प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उस समय जो मनुष्य था वो किस चीज़ पर निर्भर था, तो देखिए नहीं तो आग पर निर्भर था और नहीं कृषि पर निर्भर था। ठीक है, अगले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए हम लोगों का अगला जो ऑप्शन है वह शिकार पर निर्भर था। ठीक है, शिकार करके उस समय के मनुष्य जो थे वो अपने पेट को भरते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो देखिए आग का आविष्कार जो है वह पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मतलब कि पैलियोलिथिक इरा में हुआ था। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं जिस वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल को बताया है, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो पाषाण युग के नाम से, और दूसरा ब्रॉन्ज एज मतलब कि कांस्य युग, और तीसरा आयरन एज मतलब कि लौह युग। ठीक है, और पाषाण युग को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो उसी में पूरा पाषाण काल के समय में आग का आविष्कार हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोगों का अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, किस काल को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। तो हमने जस्ट पीछे ही स्टोन एज
आयरन एज और ब्रॉन्ज एज का नाम लिया है, ठीक है। स्टोन एज को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है और ब्रॉन्ज एज के नाम से कांस्य युग को और आयरन एज के नाम से लौह युग को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, ठीक है। तो देखिए पहिए का आविष्कार जो था वह कांस्य युग में हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोग नवपाषाण काल बताते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है वह कांस्य युग होगा, ठीक है। राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका भी। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का 8 नंबर, पूरा पाषाण काल का अंग्रेजी नाम क्या है। पूरा पाषाण काल तो हमने तीनों का नाम तो लिया नहीं, बट पूरा पाषाण काल का नाम हमने पैलियोलिथिक ईरा के नाम से हमने बताया कि पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक ईरा और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक ईरा और नव पाषाण काल को नियोलिथिक ईरा के नाम से जाना जाता है। यह जो है वह स्टोन एज यानी कि पाषाण युग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है जो हम लोगों का, मध्य पाषाण काल का अंग्रेजी नाम क्या है। तो देखिए मध्य पाषाण काल का अंग्रेजी नाम हमने यहाँ पे मेसोलिथिक ईरा बताया है, ठीक है। तो आगे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, मेसोलिथिक ईरा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से देखिए मेसोलिथिक ईरा, इसका भी राइट आंसर 3 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है 10 नंबर, नवपाषाण काल का अंग्रेजी नाम क्या है। देखिए नवपाषाण काल का अंग्रेजी नाम हमने नियोलिथिक ईरा के नाम से बताया, ठीक है। अगर आप सभी लोग ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो एक एक प्रश्न जो है वह क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नियोलिथिक ईरा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोगों का अगला प्रश्न जो है वो 11 नंबर, किस काल को ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि ब्रॉन्ज एज को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का, पाषाण युग में मनुष्य की जीवन शैली कैसी थी। तो देखिए पाषाण युग में मनुष्य की जो जीवन शैली थी वो अस्थायी थी, ठीक है। मनुष्य जो था उस समय एक अस्थायी ठिकाने पे नहीं रहते थे, वो कभी नदी के पास, कभी झीलों के पास, तो कभी कहीं अस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर रहा करते थे, जीवन को जिया करते थे, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वह मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई। तो देखिए यह जो मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति थी जो वह कांस्य युग में आई है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न हम लोगों का, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। तो देखिए उस समय न तो गाय को और नहीं तो बकरियों को मनुष्य ने पालतू बनाया, बल्कि मनुष्य ने जो पालतू बनाया जीव को, वह जीव कुत्ता था, ठीक है। हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है वह कुत्ते सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया एवं उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था। उस समय देखिए पाषाण युग में पत्थरों के औजार हथियार हुआ करते थे। कांस्य युग में जब हम लोग आएंगे तो उस समय कांसे के मतलब तांबे के औजार हुआ करते थे, और थर्ड चरण जो कि हम लोग आयरन एज मतलब कि लौह युग में आएंगे तो उस समय लोगों के पास लोहे के हथियार औजार हो चुके थे, मतलब कि, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका जो पूछ रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, किस धातु का मेटल प्रयोग किया, ठीक है। उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था। तो वह तांबे का प्रयोग किया एवं उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार जो था वह कुल्हाड़ी था। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। देखिए यहाँ से युग नहीं बल्कि काल पूछ रहा है, ठीक है। 3 युग में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है, पाषाण युग, लौह युग और कांस्य युग, ठीक है। तो पाषाण युग में ही जो है वह कृषि का भी आविष्कार हो चुका था, लेकिन वहाँ पे नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था, नियोलिथिक ईरा में कृषि का जो था आविष्कार हुआ था, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका, और इसका भी 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोग क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वेद भी बताते हैं, ऋग्वेद की जो कृषि के लिए सबसे प्रथम और प्राचीन जो फसल अपनाई गई थी वह जौ थी, बट यहाँ से राइट आंसर गेहूं और जौ हो जाएंगे, इसका भी राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, ठीक है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वह चावल था, राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है। कृषि का जो प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है।
राइट आंसर 2 हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत करीब है हम लोग अपने एंड के तरफ, ठीक है। तो आप सभी लोग दिल थाम के वीडियो को देखिए और अपने कन्फ्यूजन को, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और इसकी मदद से आप सभी लोग अपने एग्जाम में बेहतर कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए, इनमें से किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ठीक है। तो देखिए, जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंध है वह कोल्डी हवा से है, ठीक है, कोल्डी हवा, ठीक है। यहाँ से जो है ल आधा रहेगा, मतलब कि पूरा लिखा चुका है, ठीक है। यहाँ से आप सभी लोग देख लीजिएगा कोल्डी हवा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से अपने 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, यहाँ से ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट है बिल्कुल बेहतर, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने बहुत बार बताया कि 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? तो कांस्य युग, पाषाण युग और लौह युग, ठीक है। इन 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ से अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी बताई गई है, ठीक है। मतलब कब से लेकर कब तक के समय को पूरा पाषाण काल की अवधि बताई गई है। तो देखिए, 25 से 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल ईसा पूर्व तक, मतलब कि 1 ईस्वी से 12,000 साल पहले तक ही पूरा पाषाण काल की अवधि बताई गई है। और यहाँ से अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मध्य पाषाण काल की अवधि कितनी बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसमें हम ऑप्शन को सेट नहीं किया है, डायरेक्ट आंसर लिख दिए, ठीक है, जिससे कि आप सभी का टाइम जो है वो बचे, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 12,000 साल से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल की अवधि बताई गई है। और इसे लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत कम समय की जो है अवधि रही है मध्य पाषाण काल में, उसके बाद नियोलिथिक ईरा मतलब कि नव पाषाण काल चालू हो गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, अगला प्रश्न है कि नव पाषाण काल की अवधि कितनी बताई गई है। तो देखिए, नव पाषाण काल की अवधि जो है वो 10,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व तक बताया गया है, ठीक है। यहाँ से जो है आप सभी लोग देख लीजिए, इसमें केवल आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, लघु पाषाण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है। तो हमने बताया कि लघु पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप सभी लोग ऑप्शन देखिएगा तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, मध्य पाषाण काल को लघु युग के नाम से, लघु पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो हम लोगों का है वह है कि कौन से युग में अनेकों लिपियों तथा सभ्यताओं की रचना हुई है। तो देखिए, यह जो है कांस्य युग में आकर अनेकों लिपियों, अनेकों प्रकार की लिपियों तथा सभ्यताओं का जो है वह रचना हुई है। और उसी समय, मतलब कि जो यह आध्या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, उसी समय कोई कोई चीज़ जो है वो दीवारों पर, पत्थरों पर, अनेकों जगह पर लिखा गया है, जो कि आज के समय में हम लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में लोग असमर्थ हैं, ठीक है। तो कांस्य युग में जो है अनेकों प्रकार की लिपियों, संप्रदायों की जो है रचना हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं अपने। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी, ठीक है। तो वह जो है वह पल्लवरम में हुई थी। भारतीय पूरा पाषाण काल की जो कलाकृति है वह पल्लवरम में खोज हुई थी। और इसका जो आप सभी लोग अगर आंसर चेक करेंगे तो बहुत से जगहों पे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से हालांकि राइट आंसर पल्लवरम हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, तो वह पत्थर के बने थे पूर्व प्रस्तर युग में, ठीक है। पत्थरों के, हमने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में जब हम लोग पढ़ते हैं कि पाषाण युग, तो उसी चीज़ को बोल रहा है। तो देखिए, उस समय लोगों के पास औजार हथियार हुआ करते थे और वह गुफाओं में शरण लिया करते थे, तो वह पत्थर के ही हुआ करते थे, ठीक है। पाषाण एक संस्कृत वर्ड है जो कि लिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोगों का अगला प्रश्न जो है वह बोल रहा है कि किस युग में लोहे के औजार व हथियार प्रयोग होने लगे। तो हमने चिल्ला कर उस समय से बताया कि जिस समय में पत्थरों के, मतलब कि पाषाणों के हथियार, औजार, अनेकों प्रकार की वस्तुएं यूज होती थी, वह पाषाण युग के नाम से जाना जाता है और पाषाण युग में हुआ करता था, ठीक है। और कांस्य युग में, कांस्य के मतलब तांबे के हथियार और औजार यूज हुआ करते थे, तो वह जाना गया कांस्य युग के नाम से। और लौह युग में लोहे के हथियार और औजार यूज हुआ करते थे, तो वह जाना गया लौह युग के नाम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। किस युग में लोहे के औजार व हथियार प्रयोग होने लगे, तो वह लौह युग में, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत करीब है हम लोग अपने, यहाँ से ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, यहाँ से
अगला प्रश्न है 30 नंबर, वह पहले व्यक्ति कौन थे जो 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की जो है वह खोज की। पूरा पाषाणकालीन मतलब कि पूरा पाषाणकाल यानी कि पैलियोलिथिक इरा के समय जो औजार यूज हुआ करते थे वह कौन से व्यक्ति 1863 ईस्वी में खोजा। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन नगर था। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, लेकिन अभी आप लोग अगर सर्च करेंगे गूगल पे कि भारत का सबसे प्राचीन नगर शहर कौन था, तो वह काशी बनारस आएगा। ठीक है, और वाराणसी आएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में जीवाश्म का प्रमाण मिला है, तो देखिए वह शिवालक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। भारत में जीवाश्म का जो प्रमाण मिला है वह शिवालक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हम लोगों का देखिए, प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन हम लोग नीचे देख लेंगे। ठीक है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है। तो देखिए वह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण मिला हुआ है। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से नर्मदा घाटी में राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न को और अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं अपने। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर मतलब कि वैज्ञानिक के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो इसका राइट आंसर रिजले जी हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट आंसर डी हो जाएगा, मतलब कि 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर रिजले हो जाएगा। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति वे थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया, वह रिजले। ठीक है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी को कुछ जानकारियां प्राप्त हुई होंगी और आप सभी के जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में मित्रों में शेयर कीजिए। और इसके बाद अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और अगर आप सभी लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, फैमिली हैं, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।